नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में चल रही है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज छठी वार्ता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी होंगे शामिल। कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। सरकार संभालने के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार एक्शन में। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी राव तुलाराम अस्पताल का दौरा कर लिया जायजा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि में पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का होगा समापन। और हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 6 इजरायली बंधकों को आज रिहा करेगा। वहीं गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस समय पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक चल रही है। अमित शाह इसके बाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के हीरक जयंती समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री महाआवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण और 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहले किस्त का वितरण करेंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक 28 किसान नेता भी बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब की सीमा पर बड़ी संख्या में किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना जरूरी है। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक नए बीजों को उन्नत करने में जुटे हैं। हमारा उद्देश्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है। आज बीज खरीदने के लिए किसानों की लाइन लगी है। आज अच्छे बीजों की जरूरत है और इसको ICAR पूरा कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में 17 जगह कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसान का सेवक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं और कृषि क्षेत्र को विकसित विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर यूएसएड को लेकर
निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि कल जितने लोगों की यूसेड के बारे में छटपटाहट देखी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग जो सोरोस और अमेरिकी टुकड़ों पर पलते रहे, उनके लिए आज फिर बुरी खबर आई। आज तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 180 करोड़ सीधे देने, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सरकार के गठन में भूमिका निभाने के लिए अलग से 250 करोड़ रुपए देने की बात की। भारत का विभाजन करने वाले ताकतों के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंसर अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को लाभ मिलेगा। इसे लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से डीडी न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बागेश्वर धाम आ रहे हैं, जहां पर कि वो कैंसर अस्पताल के आधारशिला के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी आना कितना बड़ा समय है, कितना महत्वपूर्ण समय है बुंदेलखंड के लिए? पूरे बुंदेलखंड के लिए उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये लगभग 10-12 जिले यूपी के, 7-8 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, पलायनवाद यहाँ ज़्यादा है, आर्थिक हीनता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से कई बार समय पर उपचार न मिलने के कारण कई मरीजों को जान के साथ हाथ धोना पड़ता है, जो इस बुंदेलखंड के लिए कई बार हमें ऐसा लगने लगता कि श्राप है। तो हमें लगा कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए, और बागेश्वर बालाजी के इस मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा, और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। अगर संकल्पना की बात की जाए तो कहाँ से आपको ये कल्पना आई, संकल्पना ली, और आपने और सिर्फ कैंसर अस्पताल की ही क्यों आपने यहाँ पर स्थापना के मन में आया आपके? कैंसर एक ऐसा रोग है जो बड़ा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति वाला ये भयावह है। कई बार बहुत बाद में पता लगने के बाद दीनहीन, आर्थिक निराश्रित लोग, आर्थिक तंगी से जूझते हुए लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते, टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते हैं और महंगे इलाजों का व्यय नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको असहनीय पीड़ा लेकर के जब वो धाम आते थे, हमारे मन में बहुत पीड़ा उठती थी। हम उनसे पूछते थे कि क्या बात है, बोले महाराज रोग है। हम कहा डॉक्टर को दिखाओ, बोले महाराज जी की सामर्थ्यता नहीं है। तो हमने कहा हमारे पास क्यों आए, बोले हमने सुना यहाँ बालाजी कृपा कर देते हैं। तब हमारे मन में ये भाव आया कि जो हमारे हनुमान जी ने किया वो हम भी करें। हनुमान जी ने भी यही किया, लाय संजीवनी लखन जय आई, श्री रघुवीर हरष उर लाए। अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कितना बड़ा अस्पताल होगा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को मिल पाएंगे? 23 फरवरी को जब ये ऐतिहासिक क्षण पूरे विश्व देश के लिए होगा, उसके ठीक बाद में लगभग 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत 100 बेड का प्रथम चरण में करेंगे। इसे लगभग 300 से 400 बेड तक ले जाने का विजन और मिशन है। मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विजन मिशन है। हाईटेक होगा, स्पिरिचुअल होगा, एंड मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर होगा, ताकि यहाँ पर नए नए बीमारियों से ग्रसित लोगों का रिसर्च भी कराया जा सके। अभी हम बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जो कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, खासतौर पर बुंदेलखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ये अस्पताल साबित होगा। और इसकी जो शिलान्यास है, इसका शिलान्यास है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रखने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसके लिए हामी भरी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बताया कि इस साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi,
Prime Minister of India has kindly agreed as I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor, in spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States. He has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। दिल्ली सरकार लगातार एक्शन में है। दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर PWD परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां भुगतान और वन विभाग की मंजूरी को लेकर जो भी दिक्कत है उसे जल्द दूर करेंगे, जिसके बाद अगले 12 महीने में रोड चालू हो जाएगा। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यहां पर सुविधाओं की जो भी कमी है उसे पूरा किया जाएगा और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया, हम उसकी ओर चल रहे हैं। हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करेंगे और आम जनता के लिए जो भी कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। पहले हम एक बार राउंड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ जो भी कमी होगी उसको दूर करेंगे। और इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत की समृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs का महत्वपूर्ण योगदान है और इन उद्यमों को भारत सरकार का MSME मंत्रालय आर्थिक, तकनीकी और मार्केट लिंकेज जैसी सहायता प्रदान कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए MSME का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मंत्रालय के पास आपके व्यवसाय को बढ़ाने, नई मशीन और तकनीकी तथा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PM विश्वकर्मा, PMEGP जैसे अनेक योजनाएं हैं। अपने सपने को साकार करने और MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आज ही उद्यम पंजीकरण करें, जो कि सरल और बिल्कुल मुफ्त है। हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर।
पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब समाचार में बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 का आज 41वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मेला प्रशासन का दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जल्द ही ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे तक 71.18 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। वहीं शुक्रवार शाम 1:28 आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को लगभग 1.28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन बचे हैं। आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र। अश्विनी, देखिए, अब ये जो महाकुंभ है, मतलब ये जो एक ऐतिहासिक आयोजन है, एक तरीके से विसर्जन की ओर अग्रसर है। ऐसे में अब चूंकि 4 दिन का समय बचा है अश्विनी, और जो उत्साह है हम वो देख रहे हैं, वो लगातार बरकरार है। कैसा माहौल है महाकुंभ में? निश्चित तौर से पराक्रम में दृश्य भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये स्थिति है लगातार मेला में प्रवेश द्वार की, जो कि अलोपी बाग परेड ग्राउंड से स्नान के लिए स्नानार्थी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जी। कल 59 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके थे रात मध्यरात्रि तक, और मध्यरात्रि से लगकर अभी दिन में 12 बजे तक 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। सुबह 8 बजे जो आंकड़े आए वो 33 लाख के आए, 10 बजे के आसपास जो आंकड़े आए वो 59 लाख के आए, और 12 बजे जो आंकड़े आए हैं वो 71 लाख से ज़्यादा के आए हैं। तो अब तक 60 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आ चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, और ये सिलसिला अनवरत 13 जनवरी से लगातार जारी है। निश्चित तौर से अगर देखें, जो आस्था का ये जनसैलाब उमड़ा है, जो जनज्वार उमड़ा है, ये पूरी दुनिया को अचंभित कर देने के लिए पर्याप्त है। आप देखें कि अभी 4 दिन औपचारिक रूप से जब समापन होता है महाकुंभ का, शिवरात्रि के दिन समापन होता है, 4 दिन अभी बचे हैं, और पिछले अगर किसी भी स्नान पर्व को आप देखें तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से कम श्रद्धालु किसी दिन भी नहीं पहुंचे हैं। कल का आंकड़ा लगभग 1.28 करोड़ के आसपास लोगों का आवागमन रहा। 4 दिनों में अगर देखें तो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो अंतिम आंकड़ा निश्चित तौर से 65 करोड़ से ऊपर होगा, जो विश्व कीर्तिमान है, दुनिया के सबसे बड़े इसके मानव समागम का जो विश्व कीर्तिमान है। अगर आप देखें, इससे पहले मौनी अमावस्या का स्थान था, लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अकेले मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया। उससे पहले का दिन, जो एक दिन और पहले का था, 28 तारीख को 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। चाहे वो मकर संक्रांति का पर्व हो, चाहे वो वसंत का पर्व हो, चाहे वो पौष पूर्णिमा हो, चाहे वो माघी पूर्णिमा हो, ये आंकड़े अनवरत जारी रहे। निश्चित तौर से आप समझे कि जो ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, जो धार्मिक चेतना बढ़ी है, जो सनातन के शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक नए सिरे से यहाँ पर व्याख्यायित हो रही है कि किस तरीके से बेहद अनुशासित तरीके से, बेहद संयमित तरीके से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और उससे बड़ी बात व्यवस्था में अंशदान करते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं फिर आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। आप देखें कि यहाँ पर ये जो आप जिस तरीके से ठेले और सब चीज़ें देख सकते हैं, गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध है, लेकिन यहाँ से कुछ लोग, ऐसे लोगों को जो वृद्ध हैं, जो आसक्त हैं, जो बीमार हैं या फिर थक चुके हैं, उनको यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक बंधे तक ले जाने की उनकी व्यवस्था कर पा रहे हैं। लेकिन मेला पूरे व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समझें कि
प्रयागराज त्रिवेणी में आकर 60 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए हैं, तो तीर्थराज प्रयाग भी इस जनज्वार में स्नान कर रहे हैं। जो जनज्वार यहाँ पर उठा है, जो आस्था का ज्वार उठा है, जो यहाँ जनसैलाब उमड़ा है, जो यहाँ पर जनसमुद्र उमड़ा है, जनसागर उमड़ा है, उसमें तीर्थराज प्रयागराज भी स्नान कर रहे हैं। अद्भुत है, निश्चित तौर से आकर केवल साक्षात्कार किया जा सकता है, शब्द कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं पराक्रम। निश्चित रूप से अश्विनी, ये अद्भुत है, अद्वितीय है और अविस्मरणीय भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र महाकुंभ में लगातार वहां पर बने हुए हैं और वहां का जो पूरा माहौल है वो हम तक इसी तरीके से पहुंचा रहे हैं। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस में सब ठीक नहीं लग रहा है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। नया नाम शशि थरूर का है। कांग्रेस और पार्टी के सांसद शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने लगे हैं। शशि थरूर पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर के प्रति बिल्कुल भी नरम रवैया नहीं दिखा रही है। थरूर के साथ हुई बातचीत के बावजूद भी राहुल गांधी ने गिले शिकवे या सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबर है कि कांग्रेस अब थरूर के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शशि थरूर ने भी अपनी पार्टी कांग्रेस से कहा कि पार्टी उनकी जगह स्पष्ट करे। दरअसल कांग्रेस शशि थरूर से नाराज चल रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि थरूर ने पार्टी की नीतियों से हटकर कुछ मामलों पर अपनी राय दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात की थरूर ने सराहना की थी। यहां तक कि उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की प्रशंसा की, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। खबर यह भी है कि अब थरूर पूरी तरह से पार्टी से हटने का मन बना चुके हैं। थरूर को लगता है कि उनको पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया, जो उन्होंने खुद गठित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें प्रमुख बहसों में अवसर नहीं दिया जाता। नाराज शशि थरूर ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका कांग्रेस में क्या काम है। वहीं थरूर ने कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी लेने के संकेत दिए थे, लेकिन राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर मचे घमासान के बीच अलीगढ़ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अलीगढ़ महानगर के कई घने हिंदू आबादी वाले इलाके वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिले हैं। मंदिरों की नगरी माना जाने वाला अचलताल भी कब्रिस्तान में दर्ज मिला। वक्फ आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। कुछ जगहों पर घनी आबादी हिंदू क्षेत्रों में ये सभी जमीनें ईदगाह और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। अब शासन के निर्देश का इंतजार है, उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ में टोटल 1768 वक्फ संपत्तियां हैं। जो शासन का एक पत्र आया था जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमें इन सभी संपत्तियों की जांच करानी है। जांच में यह पाया गया कि अलीगढ़ में 1216 संपत्तियां ऐसी हैं जो खतौनी में सरकारी भूमि की श्रेणी में दर्ज हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी सर्वे आया है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियां निकल के आई हैं, वहाँ कब्रिस्तान दर्ज हैं। तो आगे शासन का जो भी दिशा निर्देश होगा हम उस हिसाब से कार्यवाही करेंगे और सूचना प्रेषित कर देंगे। हमास आज 6 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आज बंधकों की रिहाई युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में होने वाली आखिरी रिहाई होगी। हमास जिन बंधकों को रिहा करेगा उनके नाम एलिया कोहेन, उमर शेमतोव, टाल शुहम, उमर वेंकट, हिशाम अल सईद और एवेरा मेंगिस्टो है। पहले चरण के तहत 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है। इसमें इजराइल के किडनैप 19 बंधक को अब तक 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जा चुका है। इजराइल का कहना है कि शेष 14 में से 8 की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वो दूसरे चरण की बातचीत शुरू करने का इरादा रखते हैं। मध्यस्थों का कहना है कि इसका उद्देश्य लगभग 60 शेष बंधकों की वापसी और इजरायली सैनिकों की वापसी पर सहमति बनाना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बंधकों की अदला बदली की ये डील 3 चरण में पूरी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि
रूस ने वास्तव में यूक्रेन पर आक्रमण किया था और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत कीव जल्द ही अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यूक्रेन पर आक्रमण किया था। रूस के साथ वार्ता में यूक्रेन को ना बुलाने को लेकर ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के पास शांति वार्ता को लेकर कोई योजना नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैठक में उनका होना ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है। अरब नेताओं ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुक्रवार को मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अमेरिका द्वारा गजा पर कब्जा करने, इसकी फिलिस्तीनी आबादी को बाहर निकालने और इसे मध्य पूर्वी रिवेरा में बदलने की योजना बनाना है। अरब नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय है। अरब देशों ने साथ ही कहा कि ये फैसला गजा के निवासियों के अधिकारों का हनन करता है तथा क्षेत्रीय हिंसा को और बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि इस बैठक में मिस्र, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी अरब देश शामिल हुए हैं। ये मुलाकात 4 मार्च को होने वाले एक बड़े अरब शिखर सम्मेलन से पहले हुई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।